तो दोस्तों एक और एक्शन मूवी हमें देखने को मिल रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो की तरफ से, जिसका टाइटल है एक तरह से प्ले डेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्शन मूवी है जो कि इसी सप्ताह हमें देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। प्लेडेट एक आगामी अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ल्यूक ग्रीनफील्ड ने किया है और लेखन नील गोल्डमैन ने किया है। इसमें केविन जेम्स, एलन रिचसन, सारा चाल्के, एलन टुडिक, स्टीफन रूट और इस्ला फिशर मुख्य भूमिकाओं में है। यह फिल्म 12 नवंबर 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। ढालना केविन जेम्स, ब्रायन जेनिंग्स, एलन रिचसन जेफ इमोन के रूप में, सारा चाल्के एमिली के रूप में, एलन टुडिक साइमन मैडॉक्स के रूप में, स्टीफन रूट गॉर्डन के रूप में, इस्ला फिशर लेस्ली के रूप में, लुकास के रूप में, बेंजामिन पजाक बैंक्स पियर्स मुख्य न्यायाधीश के रूप में। उत्पादन फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि ल्यूक ग्रीनफील्ड द्वारा निर्देशित और नील गोल्डमैन द्वारा लिखित एक एक्शन कॉमेडी फिल्म विकास में थी जिसमें केविन जेम्स और एलन रिचसन मुख्य भूमिकाओं में थे। 2 अप्रैल में सारा चाल्के, एलन टुडिक, स्टीफन रूट, इस्ला फिशर, बेंजामिन पजाक और बैंक्स पियर्स कलाकारों में शामिल हुए। 3-4 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 11 मार्च 2024 को वैंकूवर, कनाडा में शुरू हुई और 23 अप्रैल को समाप्त हुई। 3-5 मुक्त करना प्लेडेट को 12 नवंबर 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाना है। ल्यूक ग्रीनफील्ड, जन्म 5 फरवरी 1972, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। उन्हें 2004 की फिल्म द गर्ल नेक्स्ट डोर के निर्देशन के लिए जाना जाता है। ग्रीनफील्ड ने टेलीविजन सीरीज एलियंस इन अमेरिका के पायलट एपिसोड का निर्देशन और रोल मॉडल्स फिल्म का निर्माण किया। 2014 में उन्होंने लेट्स बी कॉप्स फिल्म का सहलेखन, निर्माण और निर्देशन किया। एक प्रारंभिक जीवन ग्रीनफील्ड का जन्म न्यूयॉर्क के मैनहसेट में हुआ था और उनका पालन पोषण कनेक्टिकट के वेस्टपोर्ट में हुआ। स्टेपल्स हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अलाइव एंड किकिंग सहित कई छात्र फिल्में बनाईं, जिन्हें कई फिल्म समारोहों में पुरस्कार मिले। उद्धरण वांछित वह यहूदी है। 2 आजीविका 1999 में ग्रीनफील्ड ने लघु फिल्म द राइट हुक का सहलेखन और निर्देशन किया। एडम सैंडलर और निर्माता टॉड गार्नर और ग्रेग सिल्वरमैन ने इस लघु फिल्म का एक प्रारंभिक भाग देखा और ग्रीनफील्ड को रॉब श्नाइडर अभिनीत द एनिमल नामक एक स्टूडियो फीचर फिल्म का निर्देशन करने का पहला अवसर दिया। यह ग्रीनफील्ड के लिए पहली बार ऐसी फिल्म का निर्देशन करने का अनुभव भी था जिसकी पटकथा उन्होंने स्वयं नहीं लिखी थी और नहीं सहलेखन किया था। द एनिमल के तुरंत बाद ग्रीनफील्ड ने अपनी आने वाली उम्र की फिल्म द गर्ल नेक्स्ट डोर के साथ अपनी खुद की फिल्में बनाने और निर्देशित करने का काम फिर से शुरू किया। यह फिल्म दर्शकों और स्टूडियो दोनों के लिए एक अप्रत्याशित आश्चर्य साबित हुई। यह एक किशोर कॉमेडी थी जो कॉमेडी को यथार्थवादी खतरे और मार्मिक भावनात्मक क्षणों के साथ जोड़ते हुए एक चरित्र यात्रा में बदल गई। 2004 में ग्रीनफील्ड ने अपनी फिल्म और टीवी प्रोडक्शन कंपनी वाइड अवेक इंक की स्थापना की, जिससे ग्रीनफील्ड को टेलीविजन में पहली बार कदम रखने का मौका मिला। उन्होंने एनबीसी, यूनिवर्सल स्टूडियोज और सीडब्ल्यू नेटवर्क के लिए टेलीविजन पायलट एलियंस इन अमेरिका का निर्देशन किया। न्यू रीजेंसी में ग्रीनफील्ड ने अपनी कुछ पसंदीदा परियोजनाएं बनाईं, जिनमें कॉमेडी रोल मॉडल्स भी शामिल थी, जिसका निर्माण उन्होंने यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए किया था। इसके बाद निर्माता मॉली स्मिथ ने ग्रीनफील्ड से बेस्ट सेलिंग उपन्यास समथिंग बोरोड के फिल्मी रूपांतरण का निर्देशन करने का प्रस्ताव रखा। यह फिल्म मई 2011 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा रिलीज की गई। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। 3-4
ग्रीनफील्ड ने एक्शन कॉमेडी लेट्स बी कॉप्स के साथ अपनी फिल्मों का निर्देशन फिर से शुरू किया। यह फिल्म उन्होंने 20वीं सेंचुरी फॉक्स में सहलेखन, निर्देशन और निर्माण किया था। लेट्स बी कॉप्स 13 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। नील गोल्डमैन और गैरेट डोनोवन एक टेलीविजन लेखन टीम है जिन्होंने टेलीविजन कॉमेडीज फैमिली गाय, स्क्रब्स और कम्युनिटी पर काम किया है। उनका एक और प्रोजेक्ट नोबडीज वॉचिंग नामक टेलीविजन पायलट था जिसे उन्होंने स्क्रब्स के निर्माता बिल लॉरेंस के साथ मिलकर लिखा था। उन्होंने ट्रेसी लेट्स के इसी नाम के नाटक पर आधारित लघुअवधि का सुपीरियर डोनट्स भी विकसित किया था। फैमिली गाय में नील गोल्डमैन नामक पात्र का नाम गोल्डमैन के नाम पर रखा गया है, हालांकि वास्तविक गोल्डमैन ने अपने काल्पनिक समकक्ष पर कोई एपिसोड नहीं लिखा है। क्रेडिट परिवार का लड़का। उन्होंने फैमिली गाय के एपिसोड माइंड ओवर मर्डर, डा बूम, रनिंग मेट्स और ई पीटरबस यूनम लिखे हैं। अंततः गोल्डमैन और डोनोवन शो के कहानी संपादक बन गए और बाद में कार्यकारी कहानी संपादक बन गए। नील गोल्डमैन नामक पात्र का नाम गोल्डमैन के नाम पर रखा गया है। स्क्रब्स। स्क्रब्स के लिए दोनों ने माई टू डैड्स, माई बैलेंसिंग एक्ट, माई हीरो, माई सेक्सबरी, माई इंटरप्रिटेशन, माई स्क्रू अप, माई केक, माई वे होम, माई यूरोलॉजिस्ट, माई बेस्ट फ्रेंड्स बेबीज बेबी एंड माई बेबीज बेबी, माई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, माई ओन वर्स्ट एनिमी और माई चीफ कंसर्न में साथ काम किया है। माई बॉस फ्री हेयर कट एपिसोड में नेल गोल्डमैन के किरदार का नाम गोल्डमैन के नाम पर रखा गया है और माई एबीसीज में जेडी शुरुआत में नील और गैरेट नाम के दो प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन के लिए चुनने वाले हैं। गोल्डमैन और डोनोवन ने शो में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, लेकिन 8वें सीजन के बाद इसे छोड़ दिया। समुदाय। गोल्डमैन और डोनोवन ने 2009 से 2012 तक जोएल मैकहेल और चेवी चेज अभिनीत एनबीसी के कम्युनिटी में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। इस जोड़ी ने तीसरे सीजन के बाद शो छोड़ दिया और 20वीं सेंचुरी फॉक्स टीवी के साथ एक डेवलपमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक फैट नील और गैरेट के पात्रों का नाम क्रमशः गोल्डमैन और डोनोवन के नाम पर रखा गया है। सुपीरियर डोनट्स। गोल्डमैन और डोनोवन बॉब डेली के साथ मिलकर सुपीरियर डोनट्स के डेवलपर है, जो 2 फरवरी 2017 से 14 मई 2018 तक सीबीएस पर प्रसारित हुआ। हाउस, बार्नयार्ड दोनों 2006 और होटल ट्रांसिल्वेनिया 2012 में पात्रों को आवाज दी। उन्हें सीबीएस सिटकॉम केविन कैन वेट 2016 से 2018 में उनकी भूमिका के लिए 2017 में पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। जेम्स कई नाटकीय भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन। केविन जॉर्ज निप्फिंग का जन्म 26 अप्रैल 1965 को माइनोला, न्यूयॉर्क में हुआ था। एक कार्यालय कार्यकर्ता जेनेट क्लेन और बीमा एजेंसी के मालिक जोसेफ वेलेंटाइन निप्फिंग जूनियर के घर। उनके पास जर्मन वंश है। 1, 2, 3 वह स्टोनी ब्रुक, न्यूयॉर्क में बड़े हुए। 4 उनकी एक बहन है जिसका नाम लेस्ली है और एक बड़ा भाई है जिसका नाम गैरी है, जो एक हास्य अभिनेता और अभिनेता भी बने, स्टेज नाम गैरी वेलेंटाइन को अपनाते हुए। 5 भाई बहन कैथोलिक थे। जेम्स ने वार्ड मेलविले हाई स्कूल से स्नातक किया। 6 जहां वह कुश्ती टीम में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए, अपने दोस्त और भविष्य के पेशेवर पहलवान मिक फोली से एक स्थान ऊपर। दोनों ने हैवीवेट। 7 दोनों पुरुष स्कॉटलैंड में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में अध्ययन करने गए, जहां जेम्स ने वर्सिटी फुटबॉल टीम में हाफबैक खेला, जब तक कि एक और पीठ की चोट ने उनकी खेल महत्वाकांक्षाओं को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर दिया। 6, 8 आजीविका स्टैंड अप। जेम्स ने 1989 में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड पर रिची मिनर्विनी के ईस्ट साइड कॉमेडी क्लब में अपनी शुरुआत की। 6 उन्होंने क्लब में एक मंडली के साथ कॉमेडी करना भी शुरू किया,
जिस दौरान उन्होंने अपने पसंदीदा स्कूल शिक्षक के सम्मान में जेम्स को अपने मंच उपनाम के रूप में अपनाया। 9 उन्होंने विभिन्न टॉक शो में कई प्रस्तुतियों के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की, जिसमें द टुनाइट शो विद जे लेनो, लेट शो विद डेविड लेटरमैन, लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन, डेनिस मिलर लाइव, द लेट लेट शो, द रोजी ओडोनेल शो, द एलेन डीजेनरेस शो और लाइव विद रेजिस एंड कैथी ली शामिल है। जेम्स को कॉमेडी सेंट्रल की 100 महानतम स्टैंड अप कॉमेडियन की सूची में नंबर 76 पर सूचीबद्ध किया गया था। 2001 में जेम्स ने केविन जेम्स स्वेट द स्मॉल स्टफ नाम से अपना स्टैंड अप स्पेशल किया। वह जस्ट फॉर लाफ्स में एक संगीतमय अतिथि के रूप में भी दिखाई दिए। 2018 में जेम्स ने नेटफ्लिक्स पर केविन जेम्स नेवर डोंट गिव अप नाम से एक और स्टैंड अप स्पेशल जारी किया। 2024 में जेम्स ने अमेजन प्राइम वीडियो पर केविन जेम्स इर्रेगार्डलेस नाम से अपना तीसरा स्पेशल जारी किया। 10 टेलीविजन। जेम्स की पहली टेलीविजन भूमिका 1991 में द न्यू कैंडिड कैमरा में थी, जहां उन्होंने अपनी कॉमेडी टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन कौशल का इस्तेमाल एक ऐसे अभिनेता की भूमिका निभाने में किया जो अनजान लोगों पर मजाक उड़ाता था। वह 1994 में ई के एन इवनिंग 8 द इम्प्रोव में दिखाई दिए। 11 जेम्स 1994 से 1996 तक एमटीवी स्पोर्ट्स गेम शो सैंडब्लास्ट के उद्घोषक के रूप में टेलीविजन पर दिखाई दिए। उद्धरण वांछित। बाद में जेम्स लॉस एंजल्स चले गए और रे रोमानो से दोस्ती की और उन्होंने रोमानो के हिट सीबीएस सिटकॉम एवरीबडी लव्स रेमंड के कुछ एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। इन प्रस्तुतियों ने उनके अपने सिटकॉम द किंग ऑफ क्वींस के विकास को जन्म दिया, जो 21 सितंबर 1998 से 14 मई 2007 तक सीबीएस पर चला। जेम्स ने मजदूर वर्ग के पार्सल डिलीवरी मैन डग हेफरनन की भूमिका निभाई, जो आईपीएस नामक कंपनी के लिए काम करता है। उनकी शादी कैरी लीह रेमिनी से हुई है, जो मैनहट्टन की एक लॉ फर्म में तेजतर्रार महत्वाकांक्षी सचिव है, जो क्वींस में मजदूर वर्ग के जीवन से बहुत कम संतुष्ट है। उनके जुनूनी प्रतिशोधी पिता आर्थर जेरी स्टिलर, जो विचित्र आचरण के लिए प्रवृत्त है, उनके साथ रहते हैं। जेम्स ने 27 मार्च 2010 को 2010 निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स की मेजबानी की। अगले साल के शो में उन्हें आर्म फाट हॉल ऑफ फेम के उद्घाटन सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था, जहां मेजबान जैक ब्लैक ने उन्हें केविन नॉट क्विटेज गुरेज मी जेम्स कहा था। वह और उनकी साथी नामांकित कैली कुओ को प्रशंसक वोटिंग में जोश डुहामेल से हार गए। 13-14 जेम्स ने सिटकॉम केविन कैन वेट में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 19 सितंबर 2016 को हुआ था। 15-16 सीजन के अंत में रद्द होने से पहले श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 17 उद्धरण वांछित। 2021 में जेम्स ने नेटफ्लिक्स पर द क्रू नाम से एक नया शो रिलीज किया। 18 इसे एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। 19 2024 में डेडलाइन ने बताया कि जेम्स आगामी श्रृंखला में जॉन डेली की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उद्धरण वांछित। पतली परत 2008 में पॉल ब्लार्ट मॉल कॉप के सेट पर जेम्स। 2004 में 50 फर्स्ट डेट्स में एक कैमियो के बाद जेम्स ने 2005 की रोमांटिक कॉमेडी हिच में विल स्मिथ और ईवा मेंडेस के साथ अपनी अभिनीत फिल्म की शुरुआत की। 2006 में उन्होंने अपने एवरीबडी लव्स रेमंड के सहयोगी रे रोमानो के साथ सीधे सीधे वीडियो कॉमेडी ग्रिल्ड में सहअभिनय किया और उसी वर्ष क्रमशः 21 जुलाई और 4 अगस्त को रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्मों मॉन्स्टर हाउस और बार्नयार्ड में आवाज का काम प्रदान किया। जेम्स ने कॉमेडीज आई नाउ प्रोनाउंस यू चक एंड लैरी 2007 और यू डोंट मेस विद द जोहान 2008 में एडम सैंडलर के साथ सहअभिनय किया और सैंडलर द्वारा निर्मित कॉमेडी पॉल ब्लार्ट मॉल कॉप 2009। सीन पैट्रिक ओरेली एक कनाडाई लेखक, निर्देशक, निर्माता और आवाज अभिनेता है। वह ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में स्थित एक कॉमिक बुक कंपनी और एनिमेशन स्टूडियो
आर्काना स्टूडियो के मालिक और संचालक है। एक उन्हें कनाडा के सबसे विपुल स्वतंत्र कॉमिक बुक लेखकों में से एक माना जाता है। उनकी रचनाएं 11 देशों में और कई अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हुई है। एक आजीविका। ओरेली ने 2 डिग्री और 1 मास्टर्स पूरा किया है और वैंकूवर 2 और यूसीएलए में कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। 3 इसके अलावा वे टेलीफिल्म के लिए एक मेंटर और स्क्रिप्ट राइटिंग सलाहकार भी है। 4 उल्लेखनीय ग्राफिक उपन्यासों में केर शामिल है, जो अरकाना की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक बन गई है। उद्धरण वांछित और इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, क्रोएशिया और पोलैंड सहित कई देशों में प्रकाशित हुई है। ओरेली की पहली श्रृंखला ओरिजिनल सन 2005 में आई, उसके बाद 2007 में सन ऑफ परडिशन, 5 शिवाज सन 2008, राइजिंग सन 2009, रेड सन 2010 और प्रोडिगल सन 2011 आई। केड 2007 में ओरेली ने सहनिर्माता केविन हैना के साथ द क्लॉकवर्क गर्ल लिखी। स्टीमपंक परीक्षा ने मूनबीम पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता। 6 उन्होंने हैडा ग्वाई से प्रेरित होकर द क्लॉकवर्क गर्ल की सफलता को द ग्वाई के साथ आगे बढ़ाया। 2011 से 2012 तक सीन ओरेली ने कैपस्टोन पब्लिशर्स के माध्यम से माइटी माइटी मॉन्स्टर्स नामक एक पुस्तक श्रृंखला लिखी। 7 ओरेली ने बाद में पुस्तक श्रृंखला को उसी नाम के 344 मिनट के एनिमेटेड स्पेशल में रूपांतरित किया। एनिमेशन करियर। ओरेली ने 2012 में आर्काना स्टूडियो का एनिमेशन विभाग बनाया। स्टूडियो के एनिमेटेड प्रोजेक्ट उनके लाइब्रेरी में मौजूद ग्राफिक उपन्यासों पर आधारित है। एनिमेशन विभाग का पहला प्रोजेक्ट ग्राफिक उपन्यास पर आधारित एनिमेटेड फीचर द क्लॉकवर्क गर्ल था, जिसके बाद सितंबर 2014 में एपीटीएन पर प्रसारित होने वाली 13 एपिसोड की मिनी सीरीज कागागी द रेवेन आई। इसके बाद 2015 में एनिमेटेड फीचर पिक्सीज आई, जिसमें आवाज देने वाले कलाकार क्रिस्टोफर प्लमर, बिल पैक्सटन और एलेक्सा वेगा शामिल थे। ओरेली ने पिक्सीज का लेखन, निर्देशन और निर्माण किया और मुख्य नायक जो बेक को भी आवाज दी। 2016 में शॉन ने हॉवर्ड लवक्राफ्ट और द फ्रोजन किंगडम का लेखन, निर्देशन और निर्माण किया, जो 3 भाग वाली त्रयी की पहली कड़ी है। यह एचपी लवक्राफ्ट की कृतियों का पहला एनिमेटेड फिल्म रूपांतरण है। यह श्रृंखला ब्रूस ब्राउन द्वारा लिखित और आर्काना द्वारा प्रकाशित ग्राफिक उपन्यास श्रृंखला पर आधारित थी। 8 2018 में सीन ने 3 एनिमेटेड फीचर द स्टीम इंजन्स ऑफ ओज, द लीजेंड ऑफ हेलोवायन और हॉवर्ड लवक्राफ्ट एंड द किंगडम ऑफ मैडनेस का निर्देशन किया। सीन ओरेली आर्काना द्वारा निर्मित सभी एनिमेटेड परियोजनाओं के निर्माता है तथा उन्होंने अधिकांश परियोजनाओं का लेखन और निर्देशन किया है। व्यक्तिगत जीवन। ओरेली अपनी पत्नी मिशेल और अपने 4 बच्चों के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के कोक्विटलम में रहते हैं। कॉमिक बुक क्रेडिट क्लॉकवर्क गर्ल, सहनिर्माता लेखिका 9 ड्रैगन स्लेयर, संपादकेजरा, निर्माता लेखक अवधारणा कलांतिम गंतव्य, संपादक ग्वाई, निर्माता लेखक अवधारणा कलाकाड़े, निर्माता लेखक अवधारणा कलाकिस, कॉम्पेंडियम संपादक हार्पर कॉलिंस के माध्यम से पिक्सीज, निर्माता लेखक विरोधाभास, संपादक 7, लेखक संपादक स्टीम इंजन्स ऑफ ओज, निर्माता लेखक केविन जॉर्ज निपफिंग, जन्म 26 अप्रैल 1965, जिन्हें पेशेवर रूप से केविन जेम्स के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी हास्य अभिनेता और अभिनेता है। जेम्स ने 1980 के दशक में लॉन्ग आइलैंड के क्लबों में स्टैंड अप कॉमेडी करके अपने करियर की शुरुआत की। 2000 के दशक में सीबीएस के सिटकॉम द किंग ऑफ क्वींस 1998 से 2007 में डग हेफरनन की भूमिका निभाकर उन्हें प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्हें 2006 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2004 में जेम्स ने 50 फर्स्ट डेट्स में अपनी पहली फिल्म प्रदर्शित की और अगले वर्ष हिच में सह-अभिनय किया। उन्होंने आई नाउ प्रोनाउंस यू चक एंड लैरी,
2007, पॉल ब्लाट, मॉल कॉप 2009, ग्रोन अप्स 2010, जूकी पर 2011, हियर कम्स द बूम 2012 और पिक्सल्स 2015 में अभिनय किया। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों मॉन्स्टर, एलन माइकल रिचसन, जन्म 28 नवंबर 1982, नोट एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने CW सुपरहीरो सीरीज स्मॉलविले 2005 से 2010 में एक्वामैन बटा आर्थर करी के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की, जहां वे 5वें और 10वें सीजन के बीच अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए। रिचसन ने स्पाइक टीवी सिटकॉम ब्लू माउंटेन स्टेट 2010 से 2012 में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, एक भूमिका जिसे उन्होंने 2016 की फिल्म सीक्वल में दोहराया था। उन्होंने SYFY एक्शन सीरीज ब्लड ड्राइव 2017 को भी मुख्य भूमिका में रखा और 2018 से 2021 तक DC यूनिवर्स बटा HBO मैक्स सीरीज टाइटन्स में हैंक हॉल बटा हॉक के रूप में सुपरहीरो टेलीविजन पर लौट आए। टेलीविजन के अलावा रिचसन ने 2014 में टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स रीबूट और उसके 2016 के सीक्वल में राफेल की भूमिका निभाई, साथ ही द हंगर गेम्स, कैचिंग फायर 2013, लेजर टीम 2015 और फास्ट एक्स 2023 में भी अभिनय किया। उन्होंने निर्देशन में पदार्पण किया और एक्शन कॉमेडी डार्क वेब, शिकारा 3301 2021 में सहअभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रिचसन का जन्म 28 नवंबर 1982 को ग्रैंड फोर्क्स, नॉर्थ डकोटा में हुआ था। 5 वह विकी रिचसन, एक हाई स्कूल शिक्षक, और डेविड रिचसन, एक सेवानिवृत्त अमेरिकी वायुसेना के मुख्य मास्टर सार्जेंट के बेटे हैं। 6 उनका एक बड़ा और एक छोटा भाई है। उनके पिता के काम के कारण परिवार इधर-उधर घूमता रहा। वे गुआम में रहते थे और जब वह 2 साल का था तो उसका परिवार रेंटॉल, इलिनोइस चला गया। 7 जब वह 10 साल का था तो रिचसन के पिता को एग्लिन एयर फोर्स बेस में स्थानांतरित कर दिया गया था और परिवार फ्लोरिडा के नाइसविले में रहता था, जो पास में ही है। 7-8 वह 2001 में नाइसविले हाई स्कूल से स्नातक हुए। 9 उनका पालन पोषण कैथोलिक हुआ। 10 स्कूल में रहते हुए रिचसन को अभिनय में रुचि थी और उन्होंने स्कूल के संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया। वह जिम कैरी को अपना आदर्श मानते थे। 7 जब वह अभी भी हाई स्कूल में थे तब उन्होंने कॉलेज स्तर के संगीत, थिएटर और नृत्य की कक्षाएं लेनी शुरू कर दीं। 7 1999 से 2001 तक वह हाई स्कूल और ओकालोसा वाल्टन कम्युनिटी कॉलेज में दोहरे नामांकन वाले छात्र थे, जो अब नाइसविले में नॉर्थवेस्ट फ्लोरिडा स्टेट कॉलेज है। 11 हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्हें कॉलेज में संगीत और थिएटर का अध्ययन करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली। वह ललित कला प्रभाग के साउंड सेशंस और मैड्रिगल सिंगर्स के सदस्य थे। 12 13 14 हालांकि रिचसन ने 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वह संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे थे। 15 उन्होंने कुछ वर्षों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने के लिए मियामी बीच, फ्लोरिडा में नेक्स्ट मैनेजमेंट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले थोड़े समय के लिए एक गैस स्टेशन पर काम किया। आजीविका मॉडलिंग। अपने मॉडलिंग करियर के दौरान रिचसन ने अंडरवियर और रनवे मॉडल होने के अलावा एबरक्रॉम्बी एंड फिच कैटलॉग के लिए फोटोग्राफर ब्रूस वेबर के साथ काम किया। 7-16 टेलीविजन। रिचसन बाय एलेक्स ओलॉगलिन के साथ टेलीविजन श्रृंखला हवाई 5-0 2013 के लिए स्थान पर फिल्मांकन करते हुए। रिचसन को पहली बार 2004 में सेलिब्रिटी का दर्जा मिला जब वे अमेरिकन आइडल के तीसरे सीजन में शीर्ष 87 प्रतियोगियों में से एक के रूप में दिखाई दिए, लेकिन हॉलीवुड राउंड के दौरान उन्हें बाहर कर दिया गया। शो में उनकी उपस्थिति एक एपिसोड में उनके स्ट्रिप्टीज के लिए प्रसिद्ध हुई, जिसमें उन्होंने ऑडिशन के दौरान जज पाउला अब्दुल को मंत्रमुग्ध कर दिया था। 17 उन्होंने लॉस एंजिल्स में ही रहने और अभिनय करियर बनाने का फैसला किया। 7
उनके टेलीविजन अभिनय क्रेडिट में टेलीविजन श्रृंखला स्मॉलविले में आर्थर करी उर्फ एक्वामैन के रूप में एक आवर्ती अतिथि कलाकार की भूमिका, 2006 हॉलमार्क चैनल की फिल्म थाउट नोन गो विद मी में चेरिल लैड के साथ एक सेना अधिकारी की छोटी भूमिका और 2009 लाइफटाइम मूल फिल्म नोरा रॉबर्ट्स मिडनाइट बेव में लुसियन मानेट की भूमिका शामिल है। स्मॉलविले में उनकी भूमिका ने पहली बार एक अभिनेता को आधिकारिक तौर पर लाइसेंस प्राप्त लाइव एक्शन प्रोडक्शन में एक्वामैन का किरदार निभाया। 19 उनके भावी स्मॉलविले सहकलाकार जस्टिन हार्टले ने बाद में स्मॉलविले के कलाकारों में एक अन्य चरित्र के रूप में शामिल होने से पहले इसी नाम के एक अप्रसारित पायलट में एक्वामैन का किरदार निभाया। रिचसन CSI मियामी में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने सीजन 8 के एपिसोड 19 में एक मृत पीड़ित की भूमिका निभाई। 2011 में वह 90,210 के सीजन 3 के एक एपिसोड में मुख्य किरदार टेडी मोंटगोमरी, ट्रेवर डोनोवन के प्रेम पात्र के रूप में दिखाई दिए। 2010 में उन्होंने स्पाइक टीवी के ब्लू माउंटेन स्टेट में कॉलेज फुटबॉल टीम के कप्तान थाड कैसल की मुख्य भूमिका निभानी शुरू की। 22 फरवरी 2012 में अपने तीसरे सीजन के बाद इसे रद्द किए जाने तक वह शो में रहे। 23 वह कई टेलीविजन शो में भी दिखाई दिए, जिनमें हवाई 5 शून्य भी शामिल है। 2015 में रिचसन NBC के विभिन्न प्रकार के शो आई कैन डू दैट, इजरायली विभिन्न प्रकार के शो पर आधारित में निकोल शेरजिंगर, सियारा, जो जोनास, चेरिल बर्क और जेफ डाई के साथ नियमित हो गए और मार्लन वेन्स द्वारा होस्ट किए गए। 24, 25, 26 2016 में वह एंथोलॉजी श्रृंखला ब्लैक मिरर के एक एपिसोड नोजडाइव में दिखाई दिए। 2017 में उन्होंने SYFY सीरीज ब्लड ड्राइव में मुख्य किरदार निभाया। 27 2018 में रिचसन ने DC यूनिवर्स सीरीज टाइटन्स में हैंक हॉक की आवर्ती भूमिका निभाई। 28 उनका शुरुआती सौदा सिर्फ 2 एपिसोड के लिए था, लेकिन दूसरे सीजन के लिए उन्हें सीरीज के नियमित सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया। निर्माताओं ने पात्रों की संख्या कम करने का फैसला किया और रिचसन को सीरीज से बाहर कर दिया गया। 29 2020 में यह घोषणा की गई थी कि रिचसन अमेजन प्राइम पर एक नामांकित श्रृंखला में जैक रीचर की भूमिका निभाएंगे। स्टीफन रूट, जन्म 17 नवंबर 1951, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने NBC सिटकॉम न्यूज रेडियो 1995 से 1999 में जिमी जेम्स की भूमिका निभाई है। फिल्म ऑफिस स्पेस 1999 में मिल्टन वरेम्स की भूमिका निभाई है और एनिमेटेड सीरीज किंग ऑफ द हिल 1997 से 2010 2025 वर्तमान में बिल डटेरिव और बक स्ट्रिकलैंड के किरदारों को आवाज दी है। रूट कोएन बंधुओं की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनमें ओ ब्रदर, वेयर आर्ट 2 2000, द लेडी किलर्स 2004, नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन 2007, द बैलाड ऑफ बस्टर स्क्रग्स 2018 और द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ 2021 शामिल है। अन्य उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में डेव 1993, बाइसेंटेनियल मैन 1999, डॉजबॉल 2004, इडियोक्रेसी 2006, सीडर रैपिड्स 2011, सेल्मा 2014, ट्रम्बो 2015, गेट आउट 2017 और ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स 2018 शामिल है। साथ ही आइस एज 2002 और फाइंडिंग निमो 2003 में उनकी आवाज वाली भूमिकाएं भी शामिल है। उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन के 2 भाग वाले एपिसोड यूनिफिकेशन 1991 में कैप्टन केवारा और सीरीज द मैन इन द हाई कैसल के सीजन 2 से 4 में हॉथोर्न एबेंडसेन की भूमिकाएं शामिल है। उन्होंने बोर्डवॉक एम्पायर, ट्रू ब्लर, पेरी मेसन और सक्सेशन सहित कई HBO सीरीज में सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने HBO की डार्क कॉमेडी सीरीज बेरी में मोनरो फुचेस की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें 2019 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए
नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। रूट का जन्म 17 नवंबर 1951 को फ्लोरिडा के सारसोटा में हुआ था। वे लियोना एस्टेले और रोलैंड क्लेयर रूट के पुत्र थे, जो अमेरिका और मेक्सिको में प्रमुख सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में परियोजना अधीक्षक और साइट मैनेजर थे। रूट ने अपने बचपन की तुलना एक सेना के बच्चे से की है, क्योंकि उनके पिता जब भी कोई निर्माण परियोजना पूरी करते थे तो उनका परिवार अक्सर स्थानांतरित होता रहता था। 2. रूट ने फ्लोरिडा के वेरो बीच स्थित वेरो बीच हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से कला में एसोसिएट की उपाधि प्राप्त की और ललित कला स्नातक BFA अभिनय कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया। विश्वविद्यालय ने उन्हें 2008 में अपने विशिष्ट पूर्व छात्रों में से एक के रूप में मान्यता दी। 3. इसके बाद अपने अभिनय करियर की गुणवत्ता और चरित्र के आधार पर अपने अंतिम सेमेस्टर के पूरा होने पर उन्हें BFA की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने अपने अंतिम सेमेस्टर में ब्रॉडवे थिएटर में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया था। आजीविका। रूट ने 1980 में अपने रंगमंच करियर की शुरुआत की। उन्होंने ब्रॉडवे पर अपना अभिनय करियर नाटक जर्नीज एंड से शुरू किया, जिसमें उन्होंने उनकी फिल्म क्रेडिट में 2006 की फिल्म द बुचर में एक भूमिका, साथ ही 2009 की फायर्ड अप में एक छोटी भूमिका शामिल है। 2007 में निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस ने रिचसन को उनके चेहरे की छवि, काया और बियोवुल्फ के शीर्षक चरित्र के अभिनेता रे विंस्टोन के मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया। 8. रिचसन ने द हंगर गेम्स कैचिंग फायर 2013 में ग्लॉस का किरदार निभाया था, जो 75वें हंगर गेम्स के लिए एक श्रद्धांजलि थी। रिचसन ने टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में राफेल का किरदार भी निभाया था, जो पिछली 4 फिल्मों के बाद टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स फिल्म सीरीज का रीबूट था। 31-32 रिचसन ने बाद में नई TMNT लाइव एक्शन फिल्मों के निर्माताओं की आलोचना की और दावा किया कि उन्होंने फिल्मांकन के दौरान और बाद में उनके और कछुओं का किरदार निभाने वाले अन्य अभिनेताओं के साथ बुरा व्यवहार किया। 33 वह ब्लू माउंटेन स्टेट फिल्म ब्लू माउंटेन स्टेट द राइज ऑफ थारलैंड में थार कैसल की भूमिका में लौट आए। रिचसन ने रूस्टर टीथ प्रोडक्शन की पहली फीचर लेंथ फिल्म जनवरी 2016 में साइंस फिक्शन कॉमेडी लेजर टीम में सह अभिनय किया। 2018 में रिचसन को डार्क वेब शिकारा 3301 के निर्देशक, सहलेखक और निर्माता के रूप में घोषित किया गया था, जो कि इसी नाम के संगठन से प्रेरित एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। 35 उन्होंने इसमें एक NSA एजेंट के रूप में भी सहअभिनय किया। 36 यह फिल्म फ्रीकर फिल्म्स की पहली मूल परियोजना है, जो रिचसन द्वारा संचालित एक फिल्म फंड है। 35 डार्क वेब शिकारा 3301 के अधिकार लायंसगेट ने 2020 में हासिल कर लिए। 36 जिन्होंने 12 मार्च 2021 को फिल्म को डिजिटल रूप से रिलीज किया। 37-38 2022 में वह फास्ट एक्स के कलाकारों में शामिल हो गए। 39 2024 में रिचसन जॉन गन की ड्रामा फिल्म ऑर्डिनरी एंजेल्स में दिखाई दिए, जिसे मेग टिली और केली फ्रेमन क्रेग ने लिखा था। 40 साथ ही गाय रिची की द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर एक एक्शन कॉमेडी फिल्म में भी दिखाई दिए। 41 अन्य कार्य। अन्य परियोजनाओं में 2005 के अंत में रिलीज हुआ दिस इज नेक्स्ट टाइम नामक एक स्वतंत्र एल्बम और ऑर्बिट गम के एक रूसी विज्ञापन में शामिल होना शामिल है। उद्धरण वांछित रिचसन अपने ब्लू माउंटेन स्टेट के सहकलाकार रॉब रामसे के साथ एनॉर्मस फ्रेंड्स नामक एक वेब सीरीज में दिखाई देते हैं। 42 वह हॉलीवुड में ईसाई फिल्मों के विकास का समर्थन करते हैं। 43 व्यक्तिगत जीवन। रिचसन की मुलाकात अपनी पत्नी कैथरीन से कॉलेज में डांस क्लास के दौरान हुई थी। 7 और उन्होंने 2006 में शादी कर ली। 44 वे अपने 3 बेटों के साथ कई सालों तक फ्लोरिडा में रहे। 2023 में इस जोड़े ने
अपना घर बेचकर सड़क पर रहने का फैसला किया ताकि रिचसन अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें। परिवार एयरबीएनबी और होटलों में रहता है। कैथरीन, जो एक वित्तीय विश्लेषक है, अपने बेटों को घर पर ही पढ़ाती है। 45 रिचसन को द्विध्रुवी विकार का निदान किया गया है और उन्होंने इस स्थिति के साथ अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की है। 46 वह अक्सर अपने विश्वास के महत्व पर चर्चा करते हैं। 46 उन्होंने जनवरी 2022 में यूट्यूब चैनल इंस्टाचर्च शुरू किया, जहां वह अपने विश्वासों पर चर्चा करते हैं। 47 3 अप्रैल 2024 को द हॉलीवुड रिपोर्टर ने रिचसन का एक साक्षात्कार प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर ने उनका यौन उत्पीड़न किया था और इसी वजह से उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर छोड़ दिया। उन्होंने मॉडलिंग उद्योग को फोटोग्राफरों के लिए वैध यौन तस्करी बताया। 7 उसी साक्षात्कार में रिचसन ने डोनाल्ड ट्रंप के ईसाई समर्थकों की भी आलोचना करते हुए कहा, ट्रंप एक बलात्कारी और ठग है, फिर भी पूरा ईसाई चर्च उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह उनका आदर्श वाक्य हो, और यह अवास्तविक है। मुझे यह समझ नहीं आता। 7 फरवरी 2025 में जीक्यू के साथ एक साक्षात्कार में रिचसन ने संकेत दिया कि पूर्व कांग्रेसी मैट गेट्स उनके सहपाठी थे। रिचसन ने गेट्स को एक विरोधी और अच्छा इंसान नहीं कहा। सारा लुइस क्रिस्टीन चाल्के बटा टीके बटा, जन्म 27 अगस्त 1976, एक कनाडाई अभिनेत्री है। उन्हें एबीसी सिटकॉम रोजीन 1993 से 1997 में दूसरी बेकी कोनर, एनबीसी बटा एबीसी मेडिकल कॉमेडी सीरीज स्क्रब्स 2001 से 2010 में इलियट रीड, एडल्ट स्विम एनिमेटेड साइंस फिक्शन सीरीज रिक एंड मॉर्टी 2013 वर्तमान में बेथ स्मिथ और स्पेस बेथ, और नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज फायरफ्लाई लेन 2021 से 2023 में केट मुलार्की की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 1 चाल्के ने सीबीएस सिटकॉम हाउ आई मेट योर मदर 2008 से 2009, 2014 में स्टेला जिनमैन और एबीसी टीबीएस सिटकॉम कॉगर टाउन 2012 में एंजी की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सिटकॉम पैराडाइज पीडी 2018 से 2021 और नेटफ्लिक्स एनिमेटेड एडवेंचर सीरीज डॉग्स इन स्पेस 2021 से 2022 में आवाज वाली भूमिकाएं भी निभाईं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चाल्के का जन्म ओटावा सिविक अस्पताल 2 में 27 अगस्त 1976 को ओटावा, ओंटारियो में हुआ था और उनका पालनपोषण उत्तरी वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। 3 वह डगलस और एंजेला चाल्के नी पाइपर की 3 बेटियों में बीच की है। 2 वह एक जर्मन परिवार से है जो घर पर जर्मन बोलता था और एक ऐसे स्कूल में गई जहां वह पूरे दिन फ्रेंच बोलती थी, इसलिए वह दोनों भाषाएं धाराप्रवाह बोलती है। 4 चाल्के ने 1994 में नॉर्थ वैंकूवर के हैंड्सवर्थ सेकेंडरी स्कूल से स्नातक किया। 4 आजीविका। चाल्के का अभिनय करियर 8 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब वह संगीत थिएटर प्रस्तुतियों में दिखाई देने लगीं। 12 साल की उम्र में वह कनाडाई बच्चों के शो किड जोन में एक रिपोर्टर बन गईं। 5 1993 में उन्होंने लेसी गोरानसन के श्रृंखला छोड़ने के बाद रोजीन पर रेबेका कोनर की भूमिका निभाई। गोरानसन के लौटने के बाद चाल्के ने रोजीन एपिसोड हैलोवीन द फाइनल चैप्टर नंबर 178 मूल रूप से 31 अक्टूबर 1995 को प्रसारित में एक अलग चरित्र के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। बाद में गोरानसन के दूसरी बार चले जाने के बाद चाल्के बेकी की भूमिका में लौट आईं। शो समाप्त होने के बाद चाल्के कुछ समय के लिए कनाडा लौट आईं, जहां उन्होंने सीबीसी टेलीविजन नाटक नथिंग टू गुड फॉर ए काउबॉय 1998 से 1999 में अभिनय किया। 2001 में उन्हें एनबीसी कॉमेडी सीरीज स्क्रब्स में डॉ इलियट रीड के रूप में लिया गया और वह 2010 में सीरीज के समाप्त होने तक सभी 9 सीजन के लिए कलाकारों की सदस्य रहीं। वह कई फीचर फिल्मों में दिखाई दी है, जिनमें अर्नेस्ट गोज टू स्कूल और केक शामिल है। 7
वह चैनल 101 के द बू विद द लोनली आइलैंड में दिखाई दी, जो हिट शो द ओसी की पैरोडी थी, लेकिन उन्हें पामेला फेंटन के रूप में श्रेय दिया गया था। 2007 में वह केओस थ्योरी में एक सहायक किरदार के रूप में दिखाई दी, जिसमें साथी कनाडाई रयान रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया। 2008 में चाल्के हैंस द्वारा महिलाओं के अंडरवियर की एक लाइन की प्रवक्ता बनी, जिसमें उनके स्क्रब सहकलाकार जैक ब्रैफ द्वारा निर्देशित विज्ञापनों की एक श्रृंखला शामिल थी। 2011 की शुरुआत में उन्होंने सीबीएस टेलीविजन सीरीज मैड लव में अभिनय किया, जो एक रोमांटिक कॉमेडी थी जो मिड-सीजन रिप्लेसमेंट के रूप में शुरू हुई और केवल एक सीजन के निर्माण के बाद रद्द कर दी गई। 9-10 चाल्के को पूर्व स्क्रब्स कार्यकारी निर्माता बिल लॉरेंस ने श्रृंखला कॉगर टाउन में बॉबी कॉब की प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए साइन किया था। वह तीसरे सीजन में कई एपिसोड में दिखाई दी। 11 चाल्के ने एबीसी कॉमेडी श्रृंखला हाउ टू लिव विद योर पेरेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 3 अप्रैल 2013 को हुआ था और जिसे एक महीने बाद रद्द कर दिया गया था। उन्होंने पोली की भूमिका निभाई, जो एक अकेली और बहुत ही तलाकशुदा माँ थी, जो आर्थिक मंदी के कारण अपने माता-पिता एलिजाबेथ परकिंस और ब्रैड गैरेट के साथ वापस रहने लगी थी। इसके अलावा 2013 में उन्होंने ग्रेज एनाटॉमी सीजन 9 के एपिसोड कैंट फाइट दिस फीलिंग में केसी हेजेस नामक एक उन्मत्त माँ की भूमिका निभाई। 28 अप्रैल 2017 को यह घोषणा की गई कि रोजेन का पुनरुद्धार कार्य में था और अधिकांश मूल कलाकार और कुछ निर्माता पुनरुद्धार श्रृंखला के लिए वापस आएंगे। 12-16 मई 2017 को यह पुष्टि की गई कि शो के 8 एपिसोड एबीसी द्वारा ग्रीनलाइट किए गए थे और 2018 में मिड-सीजन में चल्के के साथ प्रसारित होंगे, लेकिन बेकी कोनर के अलावा एक अन्य भूमिका निभाएंगे। 13 इसके रद्द होने के बाद वह बाद में इसकी स्पिन-ऑफ सीरीज द कॉनर्स में अतिथि भूमिका के लिए लौटीं। फरवरी 2021 में चाल्के ने नेटफ्लिक्स सीरीज फायरफ्लाई लेन के लिए केट मुलार्की की भूमिका में कैथरीन हीगल के साथ सहाभिनय किया। 14 व्यक्तिगत जीवन दिसंबर 2006 में चाल्के ने 3 साल की डेटिंग के बाद कनाडाई वकील जेमी अफिफी से सगाई कर ली। 15 सितंबर 2022 में चाल्के ने घोषणा की कि उन्होंने सगाई तोड़ दी है और कुछ समय पहले अलग हो गए हैं। 16 उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जो दिसंबर 2009 में पैदा हुआ, 17, 18 और एक बेटी जो मई 2016 में पैदा हुई। 19 उनके बेटे को 2 साल की उम्र में कावासाकी रोग का पता चला था। 20 वह वैंकूवर कैनक्स की प्रशंसक है। 21-22 गैरप्राथमिक स्रोतों की आवश्यकता है। सक्रियतावाद चाल्के की चाची और दादी दोनों की स्तन कैंसर से मृत्यु हो गई थी, जिसका निदान प्रारंभिक अवस्था में ही नहीं हो पाया था। तब से उन्होंने स्तन कैंसर का पता लगाने और रोकथाम को प्रोत्साहित किया है और लाइफटाइम फिल्म व्हाई आई वोर लिपस्टिक टू माई मैस्टेक्टॉमी में अभिनय किया है। 23 वह ऑड्रे हेपबर्न चिल्ड्रंस फाउंडेशन की राजदूत है। चाल्के ने समलैंगिक विवाह का विरोध करने वाले एक छोटे वीडियो गैदरिंग स्टॉर्म में भी अभिनय किया, जिसमें नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरिज के विज्ञापन की पैरोडी की गई थी। 24-25 वह 2009 में सुसान जी कोमेन पैशनेटली पिंक फॉर द क्योर कार्यक्रम की राजदूत थीं, जिसके लिए उन्होंने एक टी-शर्ट भी डिजाइन की थी। सेकंड लेफ्टिनेंट ट्रॉटर की भूमिका निभाई। वह ऑल माई सन्स में फ्रैंक लुबे और 2015 के नाटक मार्जोरी प्राइम में जॉन की भूमिका में भी नजर आए। 4 रूट ने 1988 की फिल्म क्रोकोडाइल डंडी 2 में एक डीए एजेंट के रूप में अपनी पहली फीचर फिल्मी शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म मंकी शाइन्स में डीन बर्बेज की भूमिका निभाई। 5 1990 की फिल्म घोस्ट में उन्होंने एक जासूस की छोटी सी भूमिका निभाई। उनकी सबसे चर्चित टेलीविजन भूमिकाओं में सिटकॉम न्यूज़ रेडियो में सनकी अरबती जिमी जेम्स और द वेस्ट विंग के अंतिम 2 सीजन में रिपब्लिकन अभियान सलाहकार बॉब मेयर की आवर्ती भूमिका शामिल है।
उन्होंने कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया है, खासकर ऑफिस स्पेस में बरबराते विचित्र मिल्टन वरेम्स की भूमिका में, 6-5 डॉजबॉल, ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी में सौम्य स्वभाव वाले जिम रैट गॉर्डन पिप की भूमिका में, लेदरहेड्स में एक शराबी खेल लेखक सूट्स की भूमिका में, और 2008 में जूड अपाटो द्वारा निर्मित कॉमेडी ड्रिलबिट टेलर में मंदबुद्धि प्रिंसिपल की भूमिका में। रूट कोएन बंधुओं के पसंदीदा कलाकारों में से एक है। वे ओ ब्रदर, वेयर आर टू, द लेडी किलर्स, नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन और द बेलाड ऑफ बस्टर स्क्रग्स में दिखाई दिए हैं। 5. केविन स्मिथ ने जर्सी गर्ल में रूट के लिए विशेष रूप से एक भूमिका लिखी थी। रूट ने माइक जज के साथ इडियोक्रेसी में फिर से काम किया। उन्होंने लघु श्रृंखला फ्रॉम द अर्थ टू द मून में नासा के उड़ान निदेशक क्रिस क्राफ्ट की भूमिका भी निभाई है। उन्होंने द पाथ टू 9/11 इंच में रिचर्ड ए क्लार्क की जीवनी पर आधारित भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न शैलियों के टेलीविजन कार्यक्रमों में कई अतिथि भूमिकाएं भी निभाई है। 1991 में वह स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जेनरेशन के एपिसोड यूनिफिकेशन में क्लिंगन कैप्टन केवारा की भूमिका में थे। 1993 से 1994 के टेलीविजन सीजन में रूट सीबीएस पर ब्यू ब्रिजेस बटा लॉयड ब्रिजेस कॉमेडी वेस्टर्न सीरीज हार्ट्स ऑफ द वेस्ट में आरो के रूप में नियमित रूप से दिखाई दिए। 2011 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रूट ने सीनफील्ड के एपिसोड द इन्विटेशंस में एक बैंक मैनेजर की अतिथि भूमिका निभाई, जहां उन्होंने क्रेमर के नमस्ते कहने के मुद्दे को संभाला। उन्होंने डेटोर एपिसोड में फ्रेजियर की कार खराब होने पर उसकी मदद करने वाले परिवार के पिता की भूमिका निभाई। सीएसआई एपिसोड होमबॉडीज में उन्होंने एक बलात्कार पीड़िता के पिता की भूमिका निभाई। उन्होंने अल्पकालिक सीबीएस सीरीज लेडीज मैन में भी नियमित भूमिका निभाई, जिसमें शेरोन लॉरेंस ने एनवाईपीडी ब्लू छोड़ने के तुरंत बाद अभिनय किया था। उन्होंने 1993 के इन द हीट ऑफ द नाइट एपिसोड ए लव लॉस्ट में रेमंड की भूमिका निभाई, जो एक शिकार की दुकान का मालिक था और अवैध बंदूक व्यापार में शामिल था। रूट का एक सक्रिय आवाज अभिनेता के रूप में करियर रहा है, विशेष रूप से तलाकशुदा बेसहारा सेना के नाई बिल डॉटेरिव, हैंक हिल के सुखवादी बॉस बक स्ट्रिकलैंड और माइक जज की एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला किंग ऑफ द हिल के कई अन्य पात्रों की आवाज के रूप में। रूट को आइस एज, फाइंडिंग निमो और रंगो जैसी एनिमेटेड फिल्मों में भी सुना जा सकता है। अन्य एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखलाओं में उनकी नियमित भूमिकाओं में ट्रिपिंग द रिफ्ट में कमांडर चोर और द एक्स में होमबेस शामिल है। उन्होंने चाउडर, बैटमैन, द ब्रेव एंड द बोल्ड और टीन टाइटंस जैसी एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी गायन प्रतिभा प्रदान की है। रूट एचबीओ की सीरीज ट्रू ब्लड में एडी नामक एक पिशाच की भूमिका में दिखाई दिए है। एबीसी पर पुशिंग डेजीज के दूसरे सीजन में रहस्यमय ड्वाइट डिक्सन की भूमिका निभाते हुए उन्होंने कई एपिसोड की भूमिका निभाई थी। कॉमेडी सेंट्रल पर द सारा सिल्वरमैन प्रोग्राम के एक एपिसोड कैंगामैंगस में वे बूया शब्द के आविष्कारक जॉनी फोरियल्स की भूमिका में दिखाई दिए। वे 2009 की कॉमेडी फिल्म द मैन हू स्टेयर एट गोट्स में गस लेसी की भूमिका में दिखाई दिए। 2010 में वे फॉक्स टेलीविजन सीरीज 24 के सीजन 8 में बिल प्रेडी नामक एक परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका में और एफएक्स टेलीविजन सीरीज जस्टिफाइड में सनकी जज माइक द हैमर रियर्डन की भूमिका में एक बहु एपिसोड की भूमिका में दिखाई दिए। 2012 में उन्होंने प्रशंसित एचबीओ टीवी सीरीज बोर्डवॉक एम्पायर के सीजन 3 में गैस्टन मीन्स की भूमिका निभानी शुरू की। उन्होंने ब्रुकलिन 99 शो में चार्ल्स बॉयल के पिता लिन बॉयल का किरदार भी निभाया। 2018 में रूट ने एचबीओ सीरीज बैरी में अभिनय करना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन 7 और कॉमेडी सीरीज में कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए 4 नामांकन मिले। 8 व्यक्तिगत जीवन। रूट ने 1984 में अपनी पहली पत्नी लॉरा जोन हासे से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा कोडी है। 9, 6
अगस्त 1997 में उनका तलाक हो गया। 9. उन्होंने 14 दिसंबर 2008 को अभिनेत्री रोमी रोजमोंट से शादी की। 10. 11. उन्होंने फ्रिंज और मास्टर्स ऑफ सेक्स जैसे कई टेलीविजन शो में साथ काम किया। वे 2011 की हॉरर फिल्म रेड स्टेट में साथ नजर आने वाले थे, लेकिन रोजमोंट को ग्ली के साथ शेड्यूलिंग विवाद के कारण बाहर होना पड़ा हुई थी, जिसमें बहुत ही बाहरी जीवन था। 8. उन्होंने कहा है कि उनकी संवेदनशीलता ऑस्ट्रेलियाई है, उनका जीवन के प्रति एक शांत रवैया है और वह बहुत ऑस्ट्रेलियाई महसूस करती है। 9. फिशर ने पर्थ के स्वानबोर्न प्राइमरी स्कूल और मेथोडिस्ट लेडीज कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने लिटिल शॉप ऑफ हॉरर्स जैसे स्कूल प्रोडक्शंस में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 21 साल की उम्र में उन्होंने पेरिस के लइकोले इंटरनेशनल डे थिएटर जैक्स लेकोक में दाखिला लिया, जहां उन्होंने जोकर, माइम, संगीत थिएटर और कॉमेडिया डेलार्टे का अध्ययन किया। 11. आजीविका 1985-2001 प्रारंभिक अभिनय श्रेय। फिशर ने 9 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन पर विज्ञापनों में अपनी पहली ऑनस्क्रीन उपस्थिति दर्ज कराई और 1993 में बच्चों के टेलीविजन शो बे सिटी और पैराडाइज बीच में 2 अतिथिभिनीत भूमिकाओं के साथ अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत की। 18 साल की उम्र में अपनी मां की मदद से उन्होंने 2 किशोर उपन्यास बिविच्ड और सेड्यूस्ड बाय फेम प्रकाशित किए। 12. संडे मिरर के साथ 2005 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर वह एक अभिनेत्री के रूप में सफल नहीं होती तो वह शायद एक पूर्णकालिक लेखिका होती। 13. 1994 और 1997 के बीच फिशर ने ऑस्ट्रेलियाई धारावाहिक होम एंड अवे में शैनन रीड का किरदार निभाया, जो एक ऐसी युवती है जिसे एनोरेक्सिया हो जाता है। 1996 में द सन हेराल्ड को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने शो में अपनी सफलता और अनुभवों के बारे में बताया। अगर मैं इसे अपने सिर पर हावी होने दूं तो यह बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यह सब कल ही खत्म हो सकता है और मैं फिर से गुमनामी में खो जाऊंगी। मुझे होम एंड अवे में काम करना पसंद है, लेकिन इसमें काम का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत तनाव में रहती हूँ। हम दिन में लगभग 15 घंटे काम करते हैं, जिसमें संवाद सीखने का समय भी शामिल है। मुझे पता है कि बहुत से लोग इतने घंटे काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसका एहसास इसलिए करते हैं क्योंकि हम में से ज्यादातर युवा और काफी अनुभवहीन हैं। लेकिन मैं बहुत आभारी हूं क्योंकि यह एक अच्छा अनुभव है। यह एक प्रशिक्षुता जैसा है, लेकिन हम इसे 2 करोड़ लोगों के सामने करते हैं ताकि हमारी सारी गलतियां दुनिया के सामने आ जाए। 14. श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए फिशर को 1995 के लोगी अवार्ड्स में सर्वाधिक लोकप्रिय नई प्रतिभा के लिए नामांकन मिला। 15. और 1997 के समारोह में सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 16. साबुन छोड़ने के बाद फिशर ने पेरिस में एक थिएटर और कला प्रशिक्षण स्कूल एलेकोल इंटरनेशनल दे थिएटर जैकीस लेकॉक में दाखिला लिया और यूनाइटेड किंगडम में पेंटोमाइम में दिखाई देने लगीं। 17. 18. उन्होंने संगीत में समर हॉलिडे में डेरेन डे के साथ भी दौरा किया, कोसी के लंदन थिएटर प्रोडक्शन में दिखाई दी। 19. और जर्मन स्लेशर फिल्म स्विमिंग पूल 2001 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के एक कुलीन समूह के एक बदकिस्मत सदस्य की भूमिका निभाई। 20. 2002 से 2004 हॉलीवुड में कदम। फिशर ने 2002 में हॉलीवुड में कदम रखा, लाइव एक्शन फिल्म स्कूबीडू में कायर सुस्त शैगी रोजर्स की प्रेमिका की भूमिका के साथ। हालांकि स्कूबीडू को नकारात्मक समीक्षा मिली, फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में 275.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 21. अपने करियर के शुरुआती चरण में फिशर ने टिप्पणी की, मैं केवल स्कूबी डू के प्रीमियर के लिए फिल्म के पीछे आई थी और फिर मुझे प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो गया और लगभग तुरंत ही नौकरी मिल गई। इसलिए मैं भाग्यशाली थी कि मुझे एलए में आने और कितने भी लोगों की कतार में शामिल होने और काम पाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी।
मैं एक बड़ी स्टूडियो फिल्म के रूप में मानी जाने वाली फिल्म के पीछे आई, जिसे असाधारण सफलता मिली थी। 22 उत्तरार्ध के लिए अपनी समीक्षा में वैरायटी के डेविड रूनी ने महसूस किया कि फिशर आकर्षक आकर्षण और रोमांटिक रुचि का एक पतला विकसित संकेत जोड़ता है, जिसे उन्होंने शोबिज में प्रवेश करने के बारे में एक असमान लेकिन प्यारा प्रहसन के रूप में अभिव्यक्त किया। 23 डेविड ओ रसेल द्वारा निर्देशित कॉमेडी आई हार्ट हक्काबीज 2004 में उन्होंने वह भूमिका निभाई जिसे समाचार पत्र द एज द्वारा एक दमदार छोटी भूमिका के रूप में वर्णित किया गया था। 24 2005 से 2009 सफलता 66वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2009 में फिशर को सफलता कॉमेडी वेडिंग क्रैशर्स 2005 से मिली, जिसमें उनके साथ विंस वॉन और ओवेन विल्सन थे। 25 जिसमें उन्होंने एक राजनेता की यौन रूप से आक्रामक और अपरिपक्व छोटी बेटी की भूमिका निभाई, जो एक गैरजिम्मेदार शादी में खलल डालने वाले से प्यार करने लगती है। फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा, यह निभाने के लिए एक दिलचस्प किरदार था, क्योंकि वह बहुत पागल थी और उसमें किसी भी तरह के सामाजिक शिष्टाचार की कमी थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई क्या सोचता है। यौन सामग्री वाले एक विशेष दृश्य के लिए उन्होंने एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। मैंने शुरू से ही इस पर बातचीत की, यह विश्लेषण करने की कोशिश की कि क्यों मुझे अश्लील हिंसा नग्नता की तुलना में केवल अनावश्यक और अनावश्यक लगती है, क्योंकि इससे अधिक शांतिपूर्ण और सुंदर कुछ भी नहीं है। 26 फिल्म को आलोचकों द्वारा सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया। 27 एम्पायर पत्रिका ने फिशर को एक अप्रत्याशित दृश्य चुराने वाली खुशी के रूप में पाया। 28 और उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2006 MTV मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू प्रदर्शन पुरस्कार और 2 टीन च्वाइस अवार्ड्स नामांकन अर्जित किए। फिशर स्वतंत्र ड्रामा लंदन 2005 में जेसिका बील, क्रिस इवांस और जेसन स्टेथम के साथ मैनहट्टन पार्टी होस्ट के रूप में दिखाई दीं। इसके बाद उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी वेडिंग डेज 2006 में जेसन बिग्स के साथ एक असंतुष्ट वेट्रेस की भूमिका निभाई, जो एक दुखी युवक से सहज रूप से सगाई कर लेती है। जबकि वेडिंग डेज ने यूके के शुरुआती सप्ताहांत में दूसरे स्थान पर शुरुआत की। 29 फिल्म को आलोचकों से औसत दर्जे की समीक्षा मिली। 30 फिर भी रील फिल्म रिव्यू ने फिल्म को एक अपमानजनक छिटपुट रूप से प्रफुल्लित करने वाली रोमांटिक कॉमेडी पाया, जिसमें सितारों जेसन बिग्स और इस्ला फिशर का शानदार प्रदर्शन है। 31 थ्रिलर द लुकआउट 2007 में अपने किरदार को किस तरह से उन्होंने निभाया, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, यह उन स्थितियों में से एक था जहां मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और सोचा, यही सही कदम है। मैं घिसी पिटी फेम फेटेल का किरदार नहीं निभाना चाहती। मैं यौन भूख वाली महिला नहीं बनना चाहती, जो इस आदमी को गिराना चाहती है। मैं आना चाहती हूं और उसे एक बड़े धड़कते दिल वाली और मासूम महिला बनाना चाहती हूं, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जो उस आदमी को जानती है जिसके साथ वह है, जिसका कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट में हर किरदार का एक एजेंडा है। मैंने सोचा कि कितना दिलचस्प होगा अगर मेरे किरदार के पास कोई एजेंडा न हो, अगर वह अपनी ही दयालुता का शिकार है। तो वह मेरी शुरुआती बात थी। 22 हालांकि द लुकआउट को सीमित रिलीज मिली, लेकिन फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। सलाहकार के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाती है, जिसमें रयान रेनॉल्ड्स, एलिजाबेथ बैंक्स, रेचल वीज और अबीगैल ब्रेसलिन भी थीं। 8 समीक्षकों ने महसूस किया कि फिल्म रोमांटिक कॉमेडी शैली में एक ताज़ा प्रविष्टि थी। 33 और द न्यू यॉर्कर ने लिखा कि महिला पात्रों में रुचि निहित है, यह निष्कर्ष निकालते हुए इस्ला फिशर छोटी, घने भूरे बालों के साथ एक परिवर्तनशील मुक्त आत्मा है जो पुरुष प्रधान को और शायद खुद को भी असंतुलित रखती है। 34 $7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट वाली डेफिनेटली में भी एक व्यावसायिक सफलता थी। 2008 जिसमें जिम कैरी, स्टीव कैरेल, विल अर्नेट आदि शामिल है। 36 फिशर को कॉमेडी कन्फेशंस ऑफ ए शॉपहोलिक 2009 में अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका मिली,
जहां उन्होंने एक कॉलेज ग्रेजुएट की भूमिका निभाई जो अपनी खरीदारी की लत को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में एक वित्तीय पत्रकार के रूप में काम करती है। अपनी पहली स्टार वाहन को लेते समय उन्हें आशंकित महसूस हुआ। उन्होंने कहा, मैं दंग रह गई कि कोई मुझे मेरी अपनी फिल्म देगा। मैं हमेशा के लिए हतप्रभ रह जाती हूँ। हर बार जब मैं निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर को देखती हूँ तो मैं उन्हें हिलाकर कहना चाहती हूँ, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे पोस्टर पर क्यों रखोगे? 37 रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से ठंडी समीक्षा मिली, जबकि टाइम आउट ने उन्हें मूर्खतापूर्ण और मनमोहक बताया। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने टिप्पणी की, इसला फिशर हास्य ऊर्जा का ऐसा भंडार है कि उसे आक्रामक रूप से बेस्वाद कन्फेशंस ऑफ ए शॉपहोलिक इसने उत्तरी अमेरिका में अपने पहले सप्ताहांत में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और दुनिया भर में 108.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 39 फिशर को अपना तीसरा टीन च्वाइस अवार्ड नामांकन मिला। 40 2010 से 2013 मुख्यधारा की मान्यता। ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी बर्क एंड हरे 2010 में, जो बर्क और हरे हत्याओं पर आधारित है। फिशर ने साइमन पेग और एंडी सर्किस के साथ एक युवा पूर्व वेश्या और शीर्षक पात्रों में से एक की प्रेम रुचि के रूप में अभिनय किया। 41 फिल्म को सिनेमाघरों में सीमित दर्शक मिले। इसला लैंग फिशर बटा एल बटा, जन्म 3 फरवरी 1976, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री है। ओमान में स्कॉटिश माता पिता के घर जन्मी, जिनके साथ वह बचपन में ऑस्ट्रेलिया आ गई थीं। उन्होंने टेलीविजन विज्ञापनों में काम करना शुरू किया और ऑस्ट्रेलियाई धारावाहिक होम एंड अवे 1994 से 1997 में शैनन रीड की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाई, जिसके लिए उन्हें 2 बार लॉजी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उद्धरण वांछित। फिशर ने कॉमेडी हॉरर फिल्म स्कूबी डू 2002 में सहायक भूमिका के साथ हॉलीवुड में कदम रखा और उसके बाद वेडिंग क्रैशर्स 2005, वेडिंग डेज 2006, कन्फेशंस ऑफ अ शॉपहोलिक 2009, बैचलरेट 2012, द ग्रेट गैट्सबी 2013, नाउ यू सी मी 2013 और नॉक्टर्नल एनिमल्स 2016 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अन्य फिल्मों में आई हार्ट हक्का बीज 2004, डेफिनेटली मेबी 2008, कीपिंग अप विद द जोन्सेस 2016, टैग 2018 और द बीच बम 2019 शामिल है। इसके अलावा उन्होंने हॉटन हियर्स हू 2008, रंगो 2011, राइज ऑफ द गार्डियंस 2012, बैक टू द आउटबैक 2021 और डॉग मैन 2025 जैसी एनिमेटेड फिल्मों में अपनी आवाज दी है। फिशर ने सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट 2013 से 2019 के चौथे और 5वें सीजन में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी और 2022 से कॉमेडी ड्रामा सीरीज वुल्फ लाइक मी में अभिनय कर रही है। उन्होंने 2 युवा वयस्क उपन्यास और मार्ज इन चार्ज पुस्तक श्रृंखला लिखी है। 2010 से 2025 तक उनकी शादी अंग्रेजी हास्य अभिनेता साचा बैरन कोहेन से हुई, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। 1. प्रारंभिक जीवन। इसला लैंग फिशर का जन्म 3 फरवरी 1976 को मस्कट, ओमान में हुआ था। 2-3 स्कॉटिश माता-पिता एल्स्पेथ रीड और ब्रायन फिशर की बेटी। 4-5 उस समय उनके पिता संयुक्त राष्ट्र के लिए एक बैंकर के रूप में वहां काम कर रहे थे। 6. फिशर और उनका परिवार स्कॉटलैंड के बाथगेट के अपने गृहनगर लौट आए। फिर जब वह 6 साल की थीं, तब ऑस्ट्रेलिया चले गए और पर्थ में बस गए। 7. उनके 4 भाई हैं और उन्होंने कहा कि पर्थ में उनकी बहुत अच्छी परवरिश। जेफरी ई कार्डोनी 1, जन्म 10 जनवरी 1972, एक अमेरिकी संगीतकार है। वह एक बहुवादक है जिन्होंने कई बैंडों में ड्रम और गिटार बजाने से पहले शास्त्रीय पियानो का अध्ययन किया था, जिसमें रॉक बैंड एलियन क्राइम सिंडिकेट के साथ एक संक्षिप्त कार्यकाल भी शामिल है। उन्होंने यंग शेल्डन के लिए थीम गीत माइटी लिटिल मैन भी लिखा था। जीवनी। जेम्स एम.
कफलिन हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद कार्डोनी ने पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2-3 कार्डोनी को CSI, मियामी, 4 सिलिकॉन वैली टीवी सीरीज, घोस्ट्स अमेरिकी टीवी सीरीज, हील्स टीवी सीरीज, द लीग, विल्फ्रेड जैसी टेलीविजन परियोजनाओं और मी टाइम फिल्म, स्टेप अप, ऑल इन, द विशियस काइंड, जस्ट फ्रेंड्स, फायरहाउस डॉग जैसी फिल्मों के स्कोर के लिए जाना जाता है। कार्डोनी ने ओपन सीजन 3 के लिए भी स्कोर तैयार किया था। 5. कार्डोनी ने 7 साल की उम्र से ही शास्त्रीय पियानो सीखना शुरू कर दिया था। 6. एलियन क्राइम सिंडिकेट के साथ दौरे के दौरान समूह के प्रबंधक ने उन्हें UCLA फिल्म स्कोरिंग कक्षाओं में दाखिला लेने का सुझाव दिया। इन्हीं पाठ्यक्रमों ने कार्डोनी की फिल्म संगीत उद्योग में रुचि जगाई। 6. कार्डोनी ने कहा है कि उनके शास्त्रीय प्रशिक्षण ने उनकी रचना शैली को काफी प्रभावित किया है, जबकि कई संगीतकार अपने स्कोर और वर्कफ्लो में कंप्यूटर तकनीक को प्राथमिकता देते हैं। वह जब भी संभव हो संगीत वाद्ययंत्रों के साथ काम करना पसंद करते हैं, और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो अपने स्कोर में थीम को हाथ से नोट करना जारी रखते हैं। 7-8 वह खुद को पुराने जमाने के 6-9 स्कोर के पक्षधर के रूप में भी पहचानते हैं, जो परिवेशी ध्वनि बनावट के ऊपर राग को रखते हैं। इस झुकाव के बावजूद वह मानते हैं कि फिल्म संगीत उद्योग की वर्तमान प्रकृति के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर और तकनीक से परिचित होना और प्रवाह आवश्यक है। 8 जिसे वह अपने वर्तमान स्टूडियो सेटअप में शामिल करते हैं। 7 कार्डोनी ने समझाया है कि तकनीक और मेलोडिक काउंटरपॉइंट की दुनिया के बीच मिलन बिंदु ने उनके कुछ स्कोर को प्रभावित किया है, जिसमें द सीक्रेट लाइव्स ऑफ डॉर्क्स 2013 भी शामिल है। 6 परियोजना के आधार पर कार्डोनी को विभिन्न प्रकार के अनूठे उपकरणों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है, जिनमें धनुषाकार जाइलोफोन, 6 धनुषाकार आरी और ऑटोहार्प शामिल है। 9 पुरस्कार और नामांकन। कार्डोनी को 2006 में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए सिल्वर एरियल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2014 और 2015 में फिशर ने स्मॉल स्टेप्स प्रोजेक्ट सेलिब्रिटी शू ऑक्शन के लिए अपने हस्ताक्षरित जूते दान कर दिए। 2015 में फिशर और उनके पति साचा बैरन कोहेन ने सीरियाई बच्चों को खसरे से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सेव द चिल्ड्रन को पाउंड 335,000 का दान दिया और सीरियाई शरणार्थियों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति को 335,000 का दान दिया। 80, 81, 82 व्यक्तिगत जीवन। 2001 में फिशर की मुलाकात सिडनी में एक पार्टी में अंग्रेजी हास्य अभिनेता और अभिनेता साचा बैरन कोहेन से हुई। 83, 2004 में उनकी सगाई हुई और 15 मार्च 2010 को पेरिस में एक यहूदी समारोह में उनकी शादी हुई। 84, 85 कोहेन से शादी करने के लिए उसने यहूदी धर्म अपना लिया। 86, 87 उसने हिब्रू नाम अयाला लिया, जो हिरनी के लिए हिब्रू शब्द है, और उसने खुद को शब्बत रखने वाला बताया है। 88, 89, 90 बैरन कोहेन और फिशर के 3 बच्चे हैं, जिनका जन्म 2007, 2010 और 2015 में हुआ। 91, 92, 93, 94 वे सिडनी में रहते थे। इससे पहले वे अपना समय लॉस एंजिल्स और लंदन के बीच बांटते थे। 95, 96 5 अप्रैल 2024 को फिशर ने घोषणा की कि उन्होंने और बैरन कोहेन ने तलाक के लिए अर्जी देने का फैसला किया है। 2023 के अंत में अलग हो जाएंगे। 97 13 जून 2025 को उन्होंने और बैरन कोहेन ने घोषणा की कि उनका तलाक अंतिम रूप से हो गया है। 98 फिशर खुद को नारीवादी मानती है। फिशर द सिम्पसंस मूवी के एक हटाए गए दृश्य में दिखाई दी, जहां उन्होंने और एरिन ब्रोकोविच ने सलाहकारों की भूमिका निभाई। फिशर ने रोमांटिक कॉमेडी डेफिनेटली, मे बी 2008
में एक कॉपी गर्ल की भूमिका निभाई, जो एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक तो ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी रहने वाली है और इसी सप्ताह ये 12 नवंबर 2025 को हमें देखने को मिल जाएगी और 15 नवंबर तक वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेंथ की बात कर ले तो 93 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ हमें देखने को मिल रही है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर साल पर सेट कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।